हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से हिंदी शिक्षण पेडागोजी ऑफ हिंदी। इसके अंतर्गत पाठ से आगामी क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ से आगामी क्रियाएँ, उनका अर्थ मतलब क्या होती हैं पाठ से आगामी क्रियाएँ, और इनका क्या महत्व है शिक्षण में, क्यों इनकी आवश्यकता होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि पाठ से आगामी क्रियाएँ होती क्या हैं। यानी जो को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में आपने सुना ही होगा, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आप इंग्लिश में हमेशा यूज़ करते हैं, हिंदी का पता नहीं होता। हालांकि हिंदी टीचर के लिए हिंदी को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है छात्रों, जो हम बात कर रहे थे पाठ से आगामी क्रियाएं क्या होती हैं, तो ये अगर देखा जाए तो पुस्तकों की सहायता से या विभिन्न सब्जेक्ट के सहायता से सब स्टूडेंट्स को ज्ञान देना, विद्यार्थियों को ज्ञान देना ही मात्र विद्यालय का, संस्थान का, किसी संस्था का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि जो विद्यालय शिक्षा होती है उसका प्रमुख एक कार्य और भी होता है कि छात्रों के एक उद्देश्य होता है कि छात्रों का जो व्यक्तित्व है, उनकी पर्सनालिटी है, उसका सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, सर्वांगीण विकास में तो आप जानती हैं सभी प्रकार का विकास करना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, यानी आपका क्या कहते हैं सामाजिक विकास, ये सभी विकास को विकसित करना, उसका विकास करना विद्यालय का या संस्था का वो मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, खाली किताबी ज्ञान देना ही सब कुछ नहीं होता। तो ये विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कराई जाती हैं। उन क्रियाओं को ही पाठ से आगामी क्रियाएं कहा जाता है। ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी से संबंधित जो पाठ से आगामी जो क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं हिंदी शिक्षण की पाठ से आगामी क्रियाएं कहलाती हैं। ये जो विकास है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही साधनों से किया जाता है। एक डायरेक्ट भी किया जा सकता है और इनडायरेक्टली भी किया जा सकता है। डायरेक्ट जैसे खेल कूद के द्वारा फिजिकली, वहाँ फिजिकली डेवलपमेंट होता है, मेंटली भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अगर खेल कूद कराया जा रहा है तो उससे डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। वहीं डिबेट की अगर हम बात करें, वाद विवाद, काव्य, संगीत, सही है, संगीत की अगर हम बात करें तो इससे भी बच्चे का विकास होता है। पत्र पठन का मतलब से रहोगे, पत्र को पढ़ना, भ्रमण छात्र, ठीक है, संघ आदि अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा छात्रों को भावी जीवन के लिए, फ्यूचर के लिए आने वाली जो क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। और पहले ये क्रियाएं पाठ्यक्रम से अलग माने जाने के कारण पाठांतर क्रिया कहलाती थी। यानी पहले पूर्व में ये पाठ्यक्रम से यानी करिकुलम से अलग मानते थे इनको, इसी वजह से इनको पाठांतर यानी पाठ से अलग वाली क्रियाएं कहते थे। लेकिन अब नहीं, और विद्यालय जीवन में इन पर प्रमुख अधिक बल नहीं दिया जाता था, किंतु समय, ज्ञान, तकनीकी और विज्ञान के विकास के साथ साथ शिक्षार्थियों ने इनके महत्व को समझा तथा इन क्रियाओं को पाठ्यक्रम का ही एक अनिवार्य अंग माना गया। आजकल तो आप देखते हो, अगर आप वैसे क्या है, बहुत कम स्टूडेंट्स या टीचर भी बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका जो कोर्स फ्रेमवर्क है, करिकुलम है, पूरा ऑर्डिनेंस है, उसको नहीं पढ़ते। बस गए कहीं किसी एज ए टीचर आपने ज्वाइन किया कहीं, और जाने के बाद 9th क्लास, 10th क्लास, हायर एजुकेशन, बीएड या एमएड में कोई पढ़ा रहा है, बीएड क्लास का टीचर भी बीएड को पढ़ा रहा है, तो उसने ऑर्डिनेंस पढ़ा ही नहीं है। बहुत मैक्सिमम ऐसे टीचर हैं जो ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ते, कि पूरा करिकुलम जो तैयार किया गया है बीएड का या फिर हाई स्कूल का, तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है, सिर्फ किताब उठाई पढ़ाया चले आए, किताब उठाई पढ़ाया चले आए, बस सिलेबस देखा कि सब यही है सिलेबस है। नहीं, कैरिकुलम पूरा पढ़ना चाहिए। तो उसमें अब जो आधुनिक कैरिकुलम जो तैयार किया जा रहा है उसमें जो है करिकुलर एक्टिविटी है उनकी चर्चा वहीं पे की जा रही है कि ये इस तरीके से इनका जो वर्णन किया गया है उसको कराया जाए, कंपलसरी है। ठीक है, तो पाठ से आगामी क्रिया क्या होती है, जो पाठ्यक्रम के साथ ही उनको माना जाता है, और उनसे जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली यानी किताबी ज्ञान के अलावा जो क्रियाएं कराई जाती हैं बहुत सारी, वो पाठ से आगामी क्रियाएं कहलाती हैं, और इनके द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सही है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन क्रियाओं का क्या महत्व है, आवश्यकता क्यों है इनकी।
तो ये सभी जानते होंगे। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं वो बालकों के व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को पूर्णता प्रदान करने में सहायक होती हैं और वास्तव में इनकी जो सहायता है उससे प्राप्त किया ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण, प्रभावशाली तथा स्थायी होता है। यदि इनके प्रभाव या लाभों का विश्लेषण किया जाए तो निम्नलिखित बहुत सारे तथ्य ऐसे निकल के आते हैं जिनके आधार पर इनका वर्णन कर सकते हैं। तो ये तथ्य हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर बात करते हैं इनका क्यों महत्व है। तो जैसे पहला पॉइंट आप चाहे नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है मनोरंजन का प्रमुख साधन। मनोरंजन का प्रमुख साधन, तो विद्यालय जीवन में छात्रों को मनोरंजन प्रदान करने का कार्य जो है ये क्रियाएं प्रमुख रूप से करती हैं। हम जैसे कुछ समय ऐसा एक पीरियड इंटर कॉलेज में बात कर रहे हैं हम, तो एक पीरियड डेली होना चाहिए एक्टिविटी का, ठीक है। ऐसे हर एजुकेशन में बात करें तो कोई सैटरडे या इस तरीके से मतलब फिक्स होना चाहिए कि वो एक्टिविटी हो, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों का मनोरंजन भी होता है। तो मनोरंजन के साथ साथ जब बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, खुश होता है, तो वो नया ज्ञान अर्जित करने में भी आसानी होती है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है वही है कि मनोरंजन का एक प्रमुख साधन माना गया है इनको, इसलिए इसका विशेष महत्व है शिक्षा पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट है सामाजिक भावना का विकास। कहीं ना कहीं जब हम गेम वगैरह कराते हैं, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं कैसे गुणों का विकास होता है, सामाजिक भावना का विकास होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, ठीक है। तो सामाजिक विकास होता है और इन क्रियाओं द्वारा जो सामाजिक विकास होता है वे एक दूसरे से मिलकर, आप देखते हो ना कार्य कराते हैं, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसमें बच्चे आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं, तो वही तो समाज है। सामाजिक भावना आती है उनके अंदर, एक दूसरे से के साथ मिलकर कार्य करना, उसमें सहनशीलता, उदारता, सहयोग तथा एकता की भावना भी विकसित होती है। इस प्रकार जो है इन क्रियाओं द्वारा छात्रों को एक अच्छा नागरिक बनने का प्रशिक्षण भी मिलता है, उनको ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक विकास। तो मानसिक विकास की अगर हम बात करें तो इन क्रियाओं के द्वारा भी मानसिक विकास किया जा सकता है। जैसे आप बात करते हैं, डिबेट कराते हैं, वाद विवाद कराते हैं, क्वेश्चनार कराते हैं, प्रश्नावली, सही है, कंपटीशन कराते हैं, प्रतियोगिता कराते हैं, निबंध लेखन कराते हैं, कहानी, अनेक प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं इनका अगर आयोजन किया जाए और आयोजन किया जाता है तो उनके आयोजन होने से क्या है, छात्रों की जो विचार एवं तर्क शक्ति का विकास होता है, सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है, ठीक है। तो ये इसलिए इसका विशेष महत्व माना गया है हिंदी शिक्षण में, ठीक है। नेक्स्ट है आत्माभिव्यक्ति की कुशलता। तो इन क्रियाओं द्वारा जो बालकों को अपनी आत्माभिव्यक्ति करने का एक अच्छा अवसर मिलता है और इससे उनमें जो छिपी हुई शक्तियों का प्रकाशन एवं विकास होता है। कभी कभी बच्चों की जो हेजिटेशन होती है तो उसके द्वारा बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चे इतने एक्टिव होते हैं, बोलते कम है लेकिन वो एक्टिव ज़्यादा होते हैं, डांस में एक्सपर्ट होते हैं, बोलने में वक्ता होते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से एक्टिविटी नहीं कराई है तो उनके अंदर का जो ये क्वालिटी है, योग्यता है, वो निकल के नहीं आएगी बाहर, ठीक है। तो इन क्रियाओं का इसलिए भी विशेष महत्व है कि जो बच्चे के अंदर है उसको बाहर निकालना। हालांकि शिक्षा का जो उद्देश्य है वही तो होता है कि बच्चे के अंदर जो है वो उसको निकालना, गुण को, एक अच्छे गुण को बाहर निकालना। तो एक्टिविटी के द्वारा बच्चे फ्रैंक होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी एजिटेशन दूर होती है और उनकी जो कुशलता है, उनके अंदर जो स्किल है वो और डेवलप होता है, उनका विकास होता है, वहाँ निकल के आता है, ठीक है। तो एक तरीके से उसका विकास भी होता है, प्रकाशन भी होता है और अध्यापक छात्रों के गुणों को पहचान पाता है। इसके अतिरिक्त छात्रों को व्यवहारिकता का भी ज्ञान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेतृत्व शक्ति का विकास। तो लीडरशिप का की हम बात करते हैं बार बार। छात्रों द्वारा अगर इन क्रियाओं का आयोजन किए जाने के कारण उनमें अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, एक टीचर है बाकी 50 बच्चों को लेके वहाँ पे एक्टिविटी करा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने कमेटी गठित कर दी, सही है, छोटे छोटे कमेटी बना दी है, बच्चों को इकट्ठा कर दिया और उनका ये कोऑर्डिनेटर बना दिया, तो कहीं ना कहीं उसमें लीडरशिप की भावना का विकास होता है, उस शक्ति का विकास होता है, ठीक है। उसमें उत्साह, लगन, विश्वास, इन गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट है चारित्र्य विकास। चारित्र्य विकास भी इन क्रियाओं के द्वारा ही किया जाना संभव है। जैसे ये क्रियाएं छात्रों को समूह में, एक ग्रुप के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करना सिखाती है। भाई पर्सनल, जैसे हम ग्रुप में जब खेलते हैं तो बच्चे को पूरा अपने ग्रुप का रहता है। जैसे कबड्डी है, कबड्डी का कराई जाती है तो एक पार्टी एक तरफ है, दूसरा एक ग्रुप
ग्रुप ए ग्रुप बी के बीच में कबड्डी खेल हो रहा है, तो ग्रुप ए जो है उसका कोई भी बच्चा होगा तो वो अपने ग्रुप ए के लिए करेगा। अगर वो कबड्डी खेलने गया दूसरे रन में, तो वो कहीं ना कहीं उसके मन में ये रहेगी कि अगर मैं एक नंबर लेके नहीं गया, या मैं पकड़ा गया, या फिर मैं मतलब यहाँ हार गया, तो मेरी टीम हारेगी। तो सही है, कहीं ना कहीं उनके अंदर इस शक्ति का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चारित्रिक विकास। तो ये क्रियाएं जो चारित्रिक विकास हैं, तो कहीं ना कहीं जो को करिकुलर एक्टिविटी होती है, पाठ से आगामी क्रियाएं, तो छात्रों को समूह के लिए, है ना, ये व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग करना सिखाती हैं, यही जैसे मैं अभी बता रहा था, और उनमें ईमानदारी, न्याय, कर्तव्यनिष्ठा तथा सत्य आदि गुणों का भी विकास करना सिखाती हैं। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों का संशोधन। इनकी सहायता से स्टूडेंट्स में छात्रों की जो क्रोध, प्रदर्शन तथा काम, सही है, आदि की जो मूल प्रवृत्तियों को भी परिष्कृत करने में सहायता मिलती है। क्रोध है, प्रदर्शन दिखाना अपना, गुस्सा है, उसको कहीं ना कहीं दूर, ये सब जेनेटिक होते हैं, कुछ चीज़ें जेनेटिक होती हैं, उनको भी दूर किया जा सकता है। काम वासना की जो भावना होती है, ग्रुप में साथ रहने से, वो सब ये सारी चीज़ें कम होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है कुंठाओं का निराकरण। तो मूल प्रवृत्तियों के संशोधन के साथ साथ ये क्रियाएं बालकों के जो मन में जो कह सकते हैं आप बनती हैं, कुछ विभिन्न प्रकार की भावनाएं, ग्रंथियां, भावना ग्रंथियां जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं, उनका भी निराकरण करने में सहायता देती हैं। और संवेगों के, यानी भावों के अभिव्यक्त न होने पाने के कारण ये बच्चों के मन में ग्रंथियों अथवा कुंठाओं का जन्म लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है शारीरिक विकास। तो कहीं ना कहीं देखो, शारीरिक विकास के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं अभी कि अगर खेल कूद के द्वारा शारीरिक विकास किया जाना संभव है। ठीक है, तो इनकी जो विभिन्न क्रियाएं हैं, उनके द्वारा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी होता है। इनकी सहायता से जो है शरीर के विभिन्न अंग जो है एडजस्ट होते हैं और सामंजस्य उत्पन्न होता है उनमें। ठीक है, शारीरिक विकास होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है विद्यालय के प्रति रुचि का विकास। अगर तरह तरह की जब क्रियाएं होती हैं, तो बच्चे का एक दिन भी छुट्टी नहीं करेगा जल्दी वो। अगर आप डेली लेक्चर दोगे, डेली पढ़ाओगे, किताब से लिखवा दिया, ये सब कर दिया, तो बच्चा आने का मन नहीं करेगा, अरे क्या है उसमें, कुछ होता ही नहीं है, स्कूल में टीचर कुछ कराते ही नहीं है। सही है, तो इन क्रियाओं का भी होना अति आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं जो विद्यालय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो इन क्रियाओं के आयोजन अगर उनका ऑर्गेनाइज अगर उनको किया जा रहा है एक रूटीन में, तो उससे छात्रों के मन में जो है घर पर रहने या बैठकर होने की जो बात उनके मन में आ जाती है, उसको वो त्याग देता है और कहीं ना कहीं उसकी रुचि उत्पन्न होने लगती है विद्यालय के प्रति। ठीक है, उस रुचि का विकास होने लगता है। ठीक है, ये है इनका इसका महत्व। ठीक है, अगर हम बात करें प्रकार की इसकी, तो भाषा ज्ञान में सहायक, पाठ्य सहायक, सहगामी क्रियाएं तथा उनकी उपयोगिता के अगर हम के बारे में बात करें, आप चाहे हेडिंग लिख सकते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्योंकि प्रकार एवं उनकी उपयोगिता। तो ये बहुत प्रकार की होती हैं, अनेक प्रकार की होती हैं। ये था सामाजिक तथा शारीरिक विकास में योग देने वाली क्रियाएं, सांस्कृतिक विकास में योग देने वाली क्रियाएं, है ना, विद्यालय के उत्सव मनोरंजन प्रदान करने वाली क्रियाएं, प्रशिक्षणात्मक क्रियाएं, साहित्य विकास करने वाली क्रियाएं, अप्रत्यक्ष रूप से तो उक्त सभी प्रकार की क्रियाएं बालकों के जो भाषा ज्ञान में सहायक होती हैं। और क्योंकि भाषा का जो प्रयोग तभी होता है कि साहित्यिक रुचि का विकास करने वाली क्रियाओं का भाषा शिक्षण में अधिक महत्व होता है। ये क्रियाओं की अगर हम बात करें, तो जैसे पहली है, कई प्रकार के होते हैं, नाटक एवं, पहला पॉइंट लिख लीजिए आप, नाटक एवं कीर्तन आदि का आयोजन। तो नाटक कीर्तन का आयोजन जो किया जाता है, ये भी एक क्रिया है, अलग प्रकार की क्रिया है। इस प्रकार की जो क्रियाओं का आयोजन विद्यालय में किसी भी स्तर पर, किसी भी अवसर पर भी किया जा सकता है। विशेष रूप से नाटक माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर सफल रहते हैं। प्राथमिक स्तर पर भी छात्रों को इनमें बहुत रुचि होती है। आप देखते हो, आप तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत स्किट वगैरह करते हैं, नाटक करते हैं। ठीक है, इसकी उपयोगिता की अगर हम बात करें इस क्रिया की, तो इसकी उपयोगिता है जैसे पॉइंट टू पॉइंट, छात्रों की जो अनुकरण करने की शक्ति,
आत्माभिव्यक्ति तथा प्रदर्शन की भावना को तुष्टि मिलती है, उसका विकास होता है। ठीक है, अनुकरण देखकर सीखने की शक्ति का विकास होता है, छात्रों को आनंद प्राप्त होता है, इसलिए इन क्रियाओं का होना आवश्यक है। छात्र शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। ठीक है, उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में बोली जाने वाली प्रभावपूर्ण भाषा का भी ज्ञान होता है और छात्रों में सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त करते हुए अनेक नाटकों की भी पढ़ने की इच्छा होती है। सही, एक नाटक किया उनने तो दूसरे नाटक देखने की भी या पढ़ने की इच्छा होगी, ये सही है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है साहित्य प्रदर्शनी। पहला हो गया नाटक कीर्तन आदि का आयोजन करना, दूसरा साहित्य प्रदर्शनी। तो इसमें क्या है, विशेष अवसरों पर जो छात्रों द्वारा साहित्य जो प्रदर्शनी का प्रबंध किया जाता है, इसके अंतर्गत विभिन्न आयु, रुचि और वर्ग के छात्रों के लिए उपयोगी जो प्रकाशित पुस्तकें होती हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, साहित्य प्रदर्शनी जो लगती है, जैसे प्रदर्शनी वगैरह लगती है, किसान मेला लगता है, आपका किसान मेला लगता है, किसान प्रदर्शनी लगती है, तो किसान से संबंधित दवाइयाँ वो सब बीज वगैरह रहते हैं। और किताबों से प्रदर्शनी लगती है, साहित्य प्रदर्शनी विभिन्न प्रकार की विभिन्न आयु के आधार पर पुस्तकों का आयोजन किया जाता है, यहाँ पर दिखाई जाती है, प्रदर्शन किया जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके द्वारा स्वयं विद्यालयों के छात्रों के द्वारा रची गई रचनाओं का प्रदर्शन भी इसमें किया जा सकता है। हालांकि दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में हर साल मेला लगता है, इसका पुस्तक मेला जिसे बोलते हैं, प्रदर्शनी इसी का दूसरा रूप है। तो उसमें ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनल हर प्रकार की प्रत्येक राइटर की लगभग बुक्स मिलेंगी। वहाँ पर लोग जाते हैं, जिनको नॉलेज है, जिनको पता है, जिनको इंटरेस्ट किताब पढ़ने में, तो वहाँ उस मेले में जाते हैं। तो यही है, तो इस प्रदर्शनी में तो इस तरीके से एक छोटे एग्जाम्पल तौर पर विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी का, साहित्य प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा सकता है। इससे क्या उपयोगिता है, इसकी क्या बेनिफिट्स हैं इसके, इससे छात्रों की जो कलात्मक वृत्ति का भी विकास होता है। ठीक है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, प्रदर्शनी कैसे लगाई जाती है, वो सब, और साहित्य के विभिन्न अंगों तथा कवियों व लेखों का आदि का परिचय भी प्राप्त होता है। सही, किताबें भी बहुत सी देखने को मिलती हैं, साहित्य देखने को मिलते हैं, छात्रों को साहित्य के अध्ययन की प्रेरणा मिलती है। देखो हम बार बार साहित्य की क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हिंदी शिक्षण के अंतर्गत पाठ्यक्रम क्रियाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, और स्वयं लिखने का उत्साह भी जागृत होता है। नेक्स्ट है साहित्यिक प्रतियोगिता। देखो साहित्य प्रदर्शनी और साहित्यिक प्रतियोगिता में अंतर है। ठीक है, तो जो साहित्य प्रदर्शनी है उसमें सिर्फ किताबें, साहित्यिक रंग बिरंगे चित्रों वाली पुस्तकें और इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकों का आयोजन किया जाता है, रखी जाती है सिस्टमेटिक तरीके से लगा करके। लेकिन जो साहित्यिक प्रतियोगिता है उसमें क्या है, इसमें जो है संपूर्ण विद्यालय अथवा कक्षा में अध्यापक निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। जैसे अंत्याक्षरी अगर करें तो प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक भी इसको का आयोजन किया जा सकता है। हालांकि हायर एजुकेशन में, टीचर एजुकेशन में, मनोरंजन के साधन में कभी घर पे बैठे हैं तो अंताक्षरी करते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, कहीं टूर पर जा रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, कहीं ना कहीं ये साहित्यिक प्रतियोगिता है। तो अंताक्षरी, कविता वाचन, भाषण, वाद विवाद, निबंध लेखन, ठीक है, कहानी रचना, इनका सबका आयोजन किया जाता है। उपयोगिता की अगर हम बात करें तो इनके करने से छात्रों की जो मानसिक एवं बौद्धिक दृष्टि से वो सचेत होते हैं, सही, बहुत एक्टिव हो जाते हैं और छात्रों को साहित्य की विभिन्न प्रकार की विधाओं से उनको अवगत होते हैं या परिचय प्राप्त होता है उनको। और छात्रों की जो सृजनात्मक शक्ति है और सौंदर्य अनुभूति है उसकी भावना का भी विकास उनके अंदर होता है। छात्रों में साहित्य के मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचानने की क्षमता भी बढ़ती है। छात्रों की भाषा परिष्कृत एवं परिमार्जित होती है। इस तरीके से चिंतन, मनन, कल्पना तथा अभिव्यंजना शक्ति का भी विकास होता है। ऐसी साहित्यिक आयोजन, नेक्स्ट है साहित्यिक आयोजन में क्या है, जैसे कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी, कवि दरबार, साहित्यकारों की जयंतियाँ, साहित्यकारों के भाषण, विशेष साहित्यिक पर्वों का मानना जैसे बसंत उत्सव, हिंदी दिवस इत्यादि बहुत सारे हैं। और इनकी उपयोगिता क्या है, जैसे छात्रों के विचार एवं शब्द भंडार में वृद्धि होती है। छात्र मौखिक भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित होते हैं। साहित्यकारों के संपर्क में आने से छात्रों में साहित्य का भी, रुचि का भी विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक भ्रमण या सरस्वती यात्राएं।
शैक्षिक भ्रमण में जो टूर वगैरह होता है, हालांकि अब देखा जाए तो टूर लोग क्या टूर को बस एंजॉय में करते हैं, शैक्षिक तो सिर्फ नाम रह गया। शैक्षिक मतलब शिक्षा लेना, ठीक है। तो छात्रों को प्रकृति के खुले जो वातावरण में घुमाना, प्रसिद्ध संस्थाओं, इमारतों, वस्तुओं, स्थानों आदि को दिखाना आदि बच्चों के मन में जनजीवन और साहित्य के प्रति लगाव उत्पन्न करता है, और इससे जो छात्रों का निरीक्षण एवं कल्पना शक्ति का भी विकास किया जा सकता है, ठीक है। पत्रिका प्रकाशन, बहुत सारे विद्यालय कॉलेज अभी भी ऐसे हैं जो टूर को शैक्षिक भ्रमण जानते हैं सब, लेकिन नहीं करते, बच्चों को नहीं लेके जाते, तो वो बच्चे बोर होते हैं कहीं ना कहीं वहाँ पर। नेक्स्ट है पत्रिका प्रकाशन। पत्रिका प्रकाशन में जैसे मैंने कई बार आपको बताया भी है, देखो मैगज़ीन वगैरह जो होती हैं या रिसर्च पेपर है, आर्टिकल है, बहुत विभिन्न प्रकार के पुस्तकें पत्रिकाएँ छपती हैं, उसमें अपना हस्तलिखित, मुद्रित या विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम को इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। लोग बच्चों को लिखाना सिखाया जाए, निबंध कैसे लिखाया जाता है, उनको जो है लेखन क्षमता का विकास होता है इससे। तो पत्रिका प्रकाशन में विद्यालय में जो पत्रिका का प्रकाशन मुख्यतः इसी ध्येय को लेकर होता है। इससे जो है छात्रों को लिखने का अवसर और उसके प्रकाशन का आनंद भी मिलता है, वह प्रकाशन की क्रिया से भी थोड़ा बहुत परिचित हो जाता है। जैसे आर्टिकल वगैरह, जैसे मैं बात करूँगा, मुझे बहुत इंटरेस्ट है लिखने का रिसर्च में, तो आर्टिकल वगैरह पब्लिश होते हैं, बड़ा खुशी होती है कैसी, ठीक है। तो कई सारे अभी मेरे पब्लिश हुए हैं, उसमें जब निकल के आता है कि मैं बुक्स देखता हूँ अपनी, तो मुझे कहीं ना कहीं खुशी होती है। तो इस तरीके से जो प्रकाशन की जो भावनाओं के प्रति बच्चों के अंदर एक रुचि पैदा होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन क्रियाओं के बारे में कंप्लीट हो गया। बाकी तो अगर बात करें बहुत कुछ है, ठीक है। थैंक यू, नहीं सॉरी, धन्यवाद।